मेनली जो बीमारियां बच्चों को आती हैं, मेनली जो बीमारियां बच्चों को आती हैं उनमें से सबसे पहली कंडीशन खांसी जुकाम बुखार ज्यादा होना, जल्दी जल्दी हो जाना, एक बार होना और ठीक नहीं होना। मेजर प्रॉब्लम है ये, मेजर। और इसका बोझ, इसका बर्डन इतना ज्यादा है कि आप एस्टिमेट भी नहीं कर सकते इस चीज को। मेरा काफी बड़ा रिसर्च है, क्योंकि जब मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो थे मेरे पास वो यही थे कि जिनके छोटे बच्चे हैं और वो अपने बच्चों के लिए ट्रीटमेंट लेने आते थे। तो जब शुरुआत के दिनों में मुझे याद है कि मैं तकरीबन 60% केसेस छोटे बच्चों के देखती थी, तो मेरा काफी अच्छा इसके अंदर एक्सपीरियंस है। और जितने भी मैंने केसेस ठीक किए हैं उसके अंदर हमेशा, मतलब अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 95% सक्सेस रेट है। वो भी 5% वहां गड़बड़ है जहां पेरेंट्स थोड़े से हो जाते हैं कि उनको लगे कि आधे दिन में नहीं फर्क पड़ा, एक घंटे में नहीं फर्क पड़ा, तो वो चेंज कर दें। अदरवाइज 100% सक्सेस रेट होता है। तो मेजरली जो खांसी जुकाम बुखार की प्रॉब्लम है वो क्या है? इम्यूनिटी का कम होना। जब बच्चा जन्म लेता है उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं होती, तो वो बहुत ज्यादा प्रोन होता है, उसको इन्फेक्शन बड़ी जल्दी आ सकते हैं, उसको बीमारियां बड़ी जल्दी हो सकती हैं। तो बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, जब जन्म लेता है, बहुत ज्यादा लोगों को उसके कमरे में एंटर नहीं होने दिया जाता या उसको बाहर ज्यादा नहीं लेके जाया जाता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता था? क्योंकि उस समय वो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कैच कर सकता है। बट अगर वो कैच ना करे या उसको ऐसा कुछ ना हो तो उसको थोड़ा सा क्लोज एनवायरनमेंट में रखा जाता था, राइट। अभी क्या हो गया है, आजकल का ट्रेंड क्या हो गया है? जब बच्चा जन्म लेता है, पहली बात तो अब वो बातें नहीं रही जिसमें मतलब बच्चे को किसी के साथ एक्सपोज नहीं करना, 1.25 महीना तो दिखाना ही नहीं। और इवन आजकल तो मैं देखती हूँ लेडीज 1.25 महीने से पहले ही मॉल में जा रहे हैं या घूमने फिरने जा रहे हैं, मतलब ऐसा होने लगा है, बड़ा कॉमन है। और जनरली केसेस की अगर मैं बात करूं तो पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे ही बेबी का जन्म होता है तो 40 दिन, जो ये जो स्टार्टिंग के 40 दिन होते हैं, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसको इग्नोर कर दिया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंटली एक चीज जो इग्नोर की जाती है वो ये, आजकल हर कोई अपना सुख देखता है। तो माँ अपना सुख देखती है यहाँ पे भी। अगर किसी का बच्चे का जन्म अप्रैल महीने से लेके अक्टूबर नवंबर तक, मतलब अक्टूबर तक भी मैं बोलूं, इस महीनों के अंदर हुआ है, तो आप उनसे पूछ के देखना अभी रिसेंट के 8-10 सालों के अंदर क्या वो बिना हवा के, बिना पंखे के या बिना एयर कंडीशनर के रहे हैं? पहले के समय में क्या होता था कि अलाउड नहीं होता था और वो बहुत सारी बीमारियों को होने से बचा लेता था। अभी क्या होता है, माँ को गर्मी लग रही है तो वो एसी के, और घर जाके तो जो करना करना, हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही बच्चे का जन्म होता है एसी रूम मिल जाता है जहां पे उसको 3 दिन या 48 घंटे रहना है। अब बच्चा नहीं इस चीज को सह सकता, माँ तो ऑलरेडी 30 की है, 25 से 35 साल की है, वो तो फिर भी इतना नहीं अफेक्ट होगी। हालांकि अफेक्ट होता है, वो तो फिर भी नहीं इतना होगी। लेकिन वो जो बच्चा है वो अडेप्ट नहीं कर रहा, वो 9 महीने इतनी गर्मी में से निकल के आया है, एकदम से उसको एसी के एनवायरनमेंट में हम डाल देते हैं। तो पूरा कवर किया, नाक तो फिर भी ओपन है, माउथ तो फिर भी ओपन है, उससे क्या होता है, उसको बड़ी जल्दी इन्फेक्शन कैच होता है। सबसे पहले वो सर्दी जुकाम लगता है। अब उसको या तो हॉस्पिटल में ही हो जाता है या जब घर लेके जाते हैं तब हो जाता है। और जैसे ही होता है तो सबको क्या पता है कि फटाफट से डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, तो बच्चे के डॉक्टर के पास पहुंच गए। वहां वो क्या करने वाले हैं, वो सबसे पहले तो चलो नेजल ड्रिप देते हैं, नाक को साफ करने के लिए इधर से डाला इधर से निकल गया, ऐसा दे देते हैं। अगर तो उससे हो गया साफ तो ठीक है, अदरवाइज इतने छोटे बच्चे को भी आज की डेट के अंदर अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया जाता है। और जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ है और उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया, अब आप खुद देखो उसमें तो पहले ही इम्यूनिटी नहीं है, वो धीरे धीरे तो माँ का दूध पी के सेल्स बना रहा है। क्योंकि एक ही सोर्स है जहां से इम्यूनिटी बनती है बच्चे के अंदर, वो होता है माँ का दूध।
तो उससे वो धीरे धीरे तो सेल्स बना रहा था अपने अंदर, अपने आप को ताकतवर रखने के, और उसको सप्रेस कर दिया साथ के साथ। जैसे ही हमने एंटीबायोटिक दिया, साथ में बुखार की एक सिरप दे दिया जाता है, और उससे क्या लगता है कि वो ठीक हो गया, वो ठीक नहीं हुआ। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, मतलब माफ कीजिएगा मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ जो लोग ये करते हैं वो अपने बच्चों के लिए एक जुर्म कर रहे हैं। मैं माफी चाहती हूँ, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, बट मेरे को लगता है कि मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता। उसकी हेल्थ को उसकी हेल्थ को अच्छा रखना, उसको अच्छी जिंदगी देना हमारा कर्तव्य है, बट हम उसके साथ सबसे पहला स्टेप ही गलत कर लेते हैं। इस केस में आपको क्या करना है? जिस बच्चे ने अभी जन्म लिया और उसको जुकाम हो गया, उसको नाक बंद हो गया, केवल स्टीम देनी है। आपने अपनी गोदी में बिठाना है, माँ अपनी गोदी में बिठाए, और ऊपर से कपड़ा लेकर स्टीमर लेना है, स्टीमर स्टीमर से स्टीम लेनी है, पतीला वगैरह नहीं करना है, क्योंकि बच्चा हाथ पैर मार सकता है, गिरेगा और जलेगा सब कुछ। ठीक है, मतलब हम 200-250 रुपए के पीछे बच्चे की हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। केमिस्ट से स्टीमर मिल जाता है, उसमें से स्टीम देनी है। नेब्यूलाइज नहीं करना है बच्चे को, क्योंकि उसमें क्या है, केवल नोज ही खुलता है, पूरे साइनसेस, पूरा माथा, पूरा फेस और इवन चेस्ट नहीं इन्वॉल्व हो पाती नेबुलाइजर के थ्रू। आप स्टीमर के साथ स्टीम दें, और उसके अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं डालनी, केवल पानी। पानी की स्टीम जब हम देंगे तो वो पूरा का पूरा ट्रैक्ट खुल जाता है, और बच्चे को केवल इतनी ही जरूरत है, क्योंकि वो कौन सा अभी मिट्टी में खेल रहा है, या वो कौन सा अभी खुद चल के बाहर जा रहा है, उसको तो जितना हम एक्सपोज कर रहे हैं उतना ही कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, माँ का दूध देना। जो लोग आर्टिफिशियल मिल्क का ही पहले दिन से इस्तेमाल करते हैं, ऐसा रिसर्च है कि उनके बच्चे यूजुअली कमजोर होते हैं। क्यों कमजोर होते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो फर्स्ट एंटीबॉडीज नहीं बनी जो कि माँ के दूध से आनी होती है। तो आपने देखा होगा, जिनके घर में पशु हैं, जो पशु रखते हैं, या जिनके नजदीक कोई है जिसको वो जानते हैं, तो सबको पता है कि जब गाय का बछड़ा होता है तो पहला दूध उस बछड़े को दिया जाता है, ना कि वो निकाल के खुद यूज किया जाता है। सबको ये बात पता है। क्यों? क्योंकि उस बछड़े के अंदर जो ताकत आनी है वो उस पहले दूध से आनी है, उसके बाद नेक्स्ट वाला या उससे नेक्स्ट वाला यूज किया जाता है, अगर कोई वो बेचता भी है। अब हम इंसान उस जानवर के लिए इस बात को समझते हैं कि उसके लिए कितना जरूरी है, लेकिन हम अपने बच्चे के लिए नहीं समझते। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मैं इवन इतना तो समझती हूँ, जो लोग हेल्थ इंडस्ट्री से हैं और वो इसकी कदर जानते हैं, बट बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो कि ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहते। केवल बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करती कि आप ब्रेस्ट फीड ना कराओ। कुछ लोगों के अंदर अंदर से ही शुरू से डर रहता है कि मेरे को नहीं करना है, तो उनको दूध नहीं बनता। तो वहां पे हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं। ये एक टेक्निक है, ये एक टेक्नोलॉजी है, और परमात्मा ने लगा के ही भेजी है, और इसको हर कोई को नॉर्मल है, बट वो हमारा माइंडसेट है कि हमें नहीं करना। आप अपने बच्चे को जो उसको पोषण दे सकते थे वो नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि जब भी बच्चे ने जन्म लिया वहां पे ध्यान देना है। तो जो भी बड़े हैं यहाँ पे सुन रहे हैं, या जिनके घर में अभी छोटा बेबी होने वाला है, या जिनके आस पड़ोस में होने वाला है, आपकी ड्यूटी बनती है ये चीजें बताने की। और अगर आप अपने आप से नहीं बता सकते हैं तो आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग उनको दे दीजिए, ताकि उनको समझ आ जाए क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो 80% लोड है ना अगले 4-5 सालों का, बच्चे के परेशान होने में, बीमार होने में, वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा हुआ, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा? जब वो क्रॉल करने लगता है, जब वो चलने लगता है, ठीक है, वो सब कुछ तो आपके हिसाब से अब करेगा नहीं, तो वो कभी नंगे पांव भी जाएगा, कभी कहीं भी जाएगा, कभी कहीं भी जाएगा, उसको जाने देना है। क्योंकि आप उसको आज रोक लोगे, एक दिन रोक लोगे, एक महीना, एक साल, ठीक है, जब वो थोड़ा बड़ा होगा, उसको स्कूल जाना है। और इंडिया का अगर कल्चर की मैं बात करूं तो 2.5 साल से 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है, और वो एकदम से बर्डन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि एकदम से उसको एक तो डिसिप्लिन में आना, डेली सुबह जाना उठ के, फिर वहां पे बैठना,
समय से खाना, ये सब कुछ क्या है उसको 2.5-3 साल में करना ही है। तो क्यों ना आप उसको पहले से ही ऐसा बना दें, अगर वो फर्श पे जा रहा है उसको जाने दो। मतलब मैंने ऐसे भी कई लेडीज देखी हैं जो अपने बच्चे को बेड से ही नहीं उतरने देते कि वो नीचे उतरेगा तो उसको ठंड लग जाएगी। तो जब किसी एक दिन उसको उतारना पड़ेगा तो उसको ठंड लग जाएगी और फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो धरती है, हम सबको पता है, ये हमें हील करती है, ये हमें मैग्नेटिज्म देती है, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और जब वो धरती के ऊपर चलता है, जब वो उसके साथ खेलता है, वो मिट्टी में थोड़ा सा घूमता है, तो वो करने देना है, उससे उसकी इम्यूनिटी बनती है, उसको रोकना नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे सब घर वालों का रोल है, ताकि उसको वो अलाउ किया जाए अपनी एंटीबॉडीज खुद बनाने के लिए। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ये वो केमिकल हैं, ये वो सेल हैं जो हमारे शरीर के अंदर कोई भी बाहर का इंफेक्शन आया तो उसको खाने के लिए प्रेजेंट होती हैं शरीर के अंदर। तो ये हमें कहाँ कहाँ से मिल जाती है? सबसे पहले तो माँ के दूध से मिलती है। तो जो बच्चा 1-1.5 साल लगातार माँ का दूध लेता है उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। उसके बाद जब बच्चे को एक बार जुकाम होता है या एक बार बुखार होता है तो उसको एक वायरस ने अफेक्ट किया था, उस वायरस ने कुछ एंटीजन बनाए, उस एंटीजन के अगेंस्ट उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। ये नेचुरल तरीका है, भगवान ने लगा के भेजा है, सबके साथ होता है। अब होता क्या है, एक वायरस आया, उसने एंटीजन छोड़ा शरीर के अंदर और उसके अगेंस्ट उसको खाने के लिए एंटीबॉडी बॉडी ने अपने आप बना ली। हर बार जब उसको अगली बार जुकाम होगा या अगली बार बुखार होगा, वो पुराना वाला एंटीजन उसको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वो मेमोरी होती है। उसको पता चल जाता है, अच्छा ये पुराना वाला वायरस है, इसको तो मैं भगा दूंगा। तो जैसे ही उसको पुराना वाला वायरस आता है, वो एंटीजन छोड़ता है, इसको मेमोरी में से याद आ जाता है, अच्छा वहां पे मैंने वो एंटीबॉडी बनाई हुई है और वहां पड़ी है। वो उसको फटाफट कॉल करता है, भाई तू आ जा, कोई एक्सटर्नल बंदा आ गया, इसको हमारे को शरीर में नहीं चाहिए, और वो उसको बाहर निकालता है। हमारा मेजर प्रॉब्लम क्या आता है, क्या करते हैं हम? जैसे बच्चे को बुखार होता है या जुकाम होता है, हम पहले 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर ही इतना पैनिक हो जाते हैं कि उसको फटाफट से उठा के कोई ना कोई पैरासीटामोल या इस तरह का सिरप दे देते हैं, ताकि फटाफट उसका फीवर डाउन करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। यहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम? हमारे शरीर ने फीवर क्यों बनाया था, समझें इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही सारा कंसेप्ट छिपा हुआ है। ये अगर आप समझ गए तो आप अपने बच्चों की परेशानी से फ्री हो जाएंगे। होता क्या है, जब एंटीजन, जब वायरस अंदर आया था, उसने शरीर को गर्म किया, हीट प्रोड्यूस की। क्यों की? क्योंकि हमारी बॉडी ने उसको मारना है। मारेगा कैसे? अब एक सिंपल सी बात है, हम दूध लेते हैं और दूध को उबालते हैं ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो खराब चीजें हैं, वो मर जाएं, और फिर ही हम पीते हैं। हमारी बॉडी का भी सेम ही मैकेनिज्म है। उसके अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया अगर आया है तो शरीर भी उसको गर्म करता है, उबालता है, ताकि वो मर जाए, और वो फिर यूरिन और या फिर रेशे की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। हम क्या करते हैं, जैसे ही बुखार आया उसको पहले दबा देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। ये गलत है। 102 से अगर कम फीवर है कभी भी, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए तो बहुत जरूरी, 102 फीवर के नीचे आपको पैरासीटामोल नहीं देनी है। अगर उसके ऊपर जाएगा तो ही देनी है, अदरवाइज मत दीजिए। अपनी उसकी बॉडी को खुद हील होने दो, उसकी बॉडी को अपने आप वायरस को किल करने दो, क्योंकि अगर पिछला वाला ही वायरस आया है, उसके पास ऑलरेडी मेमोरी में वो सेल्स हैं जो उसको खा जाएंगे। उसको समय दो, 3 से 4 घंटे का उसको समय दो अपने आप उसको खाने के लिए, और धीरे धीरे वो रेस्ट कराओ और बच्चे को खाना खिलाओ, बस और कुछ नहीं करना। न्यूट्रिशन अंदर जाता रहेगा तो बच्चे को कुछ नहीं होने वाला, वो अपने आप उसको ठीक कर देगा। हमारा मेजर प्रॉब्लम क्या है, जब बच्चे को बुखार होता है तो बच्चा खाना पीना छोड़ता है, यही उसका पहला सिम्टम होता है। और हम क्या हो जाते हैं, हम फिक्रमंद हो जाते हैं कि अब उसने खाना भी छोड़ दिया और उसको बुखार भी है, तो अब क्या करें? तो वहां पे आपको क्या करना है, आपने पहले से ही थोड़ा सा न्यूट्रिशन उसको एक्स्ट्रा दे के रखना है, ताकि जब ऐसी वाली क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं जहां उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ रही है और आज के दिन उसने उतना नहीं खाया जितना वो रोज खाता है, वो पुराना वाला निकालेगा और उसको यूज करेगा। तो वो पुराना वाला न्यूट्रिशन क्या क्या है, उसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और मेनली प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, बच्चे के बीमार होने से पहले
बच्चे के बीमार होने से पहले ही उसकी प्रोटीन डाइट शुरू करनी है, ताकि वो अच्छी वाली प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाइटामिन खाए। वो स्टोर होता है शरीर के अंदर, ऐसा नहीं होता कि सेम डे यूज अप हो जाता है, तो वो स्टोर होता है। जब बच्चे को बुखार आता है, वो सारा का सारा मटेरियल बाहर निकाल लिया जाता है बुखार को, खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए। और अगर उसने एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, तो वो पुराना वाला यूज अप हो जाता है। इसके अंदर बच्चे की फेवरेट चीज बना के दो। मैं क्या करती हूँ, जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं, उनको जो सबसे ज्यादा पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे दो। उसमें नहीं जरूरी हेल्दी देने का। हेल्दी कहाँ देने का जरूरी है, जब वो नॉर्मल है, जब वो जिद नहीं करेगा, जब वो परेशान नहीं है, वहां पे आप देखोगे उसको क्या देना है। जब बच्चा बीमार है, फिर हम सोचते हैं कि उसको अब तो खिचड़ी ही देनी है, वो खिचड़ी नहीं खाएगा जब बीमार है तो। तब तो उसको कुछ चाहिए चटपटा सा, कुछ ऐसा चाहिए जो बिल्कुल भी मन नहीं है तो भी वो खा ले। ठीक है। तो बच्चे क्या मांगते हैं, मैगी, चिप्स, कुरकुरे, ऐसा कुछ मांगेंगे बुखार के अंदर, तो दे दो। तो क्या हुआ, बाकी दिनों में उसको लिमिट करो। उस समय में तो वो जो मांग रहा है उसको दे दो, क्योंकि ये उसको फिजिक मेंटली और साइकोलॉजिकली भी हेल्प करेगा कि हाँ, कि मैं ठीक हूं, मैं ये चीजें तो खा पा रहा हूं। ठीक है। और दूसरा, उसके पेट के अंदर एटलीस्ट कुछ जाएगा, चाहे हेल्दी चाहे अनहेल्दी, कुछ जा रहा है, और वो उसको हील करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, जिस वजह से हम खुद ही अपने बच्चों को बीमार कर लेते हैं। ठीक है। तो इम्यूनिटी का इशू समझ आया हमें, और इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करना है ये समझ आया। वेरी इंपॉर्टेंटली, अपने बच्चों की इम्यूनिटी को अगर आपको 100% बूस्ट करके ही रखना है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, अपने घर के अंदर चार्ज्ड वाटर का इस्तेमाल करना शुरू करें। जो मैग्नेटिक वाटर है उसको इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि उसके 100% रिजल्ट है, 100% बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट है। जिन घरों के अंदर चार्ज्ड वाटर का इस्तेमाल हो रहा है, वो उनके बच्चे कम बीमार पड़ते हैं एज कंपेयर टू जिनके घर में नहीं इस्तेमाल हो रहा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों के लिए बेल्ट वाला पानी का इस्तेमाल करते हैं, और उनके बच्चे अब पहले से कम बीमार पड़ते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे परिवार आज के सेशन के अंदर भी मौजूद हैं। सबसे पहली बात, आपने पानी बदला उनके शरीर का इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद न्यूट्रिशन का, जो मैं बोल रही थी, न्यूट्रिशन का जो ध्यान रखना है, जब बीमार होगा तब नहीं, बीमार होने से पहले आपको क्या देना है, वही मैंने जो बताया, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन रिच डाइट देनी है। अगर वो बेस्ट सोर्स आप देखना चाहते हो, तो न्यूट्रीमैक्स की फॉर्म में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2 फ्लेवर्स में है, वनीला एंड चॉकलेट, 2 फ्लेवर्स में मिल रहा है। ये बेस्ट न्यूट्रिशन है, बेस्ट न्यूट्रिशन। अगर आपका बच्चा क्रैंकी है, जिद्दी है, खाता नहीं है, समय पे नहीं खाता, या उसको हर एक चीज खानी पसंद नहीं है, तो वो 2-4 सब्जियां ही खाता है, उसके अलावा कुछ नहीं खाता, तो बीइंग अ पेरेंट आपका फर्ज बनता है, क्योंकि उसको नहीं पता उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। बीइंग अ पेरेंट हमारा ये कर्तव्य बनता है उसकी सेहत को बढ़िया रखना। तो अगर उसको पसंद हो या ना पसंद हो, उसको किसी ना किसी फॉर्म में तो ये देना है। दूध में डाल के दे दो, पानी में डाल के दे दो, रोटी में डाल के दे दो, जैसे मर्जी, आपको जैसे सही लगता है वैसे कर दो, बट ये डेली देना है। क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप में नहीं जाना कि बच्चा दूध में नहीं पी रहा तो देना ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आधा आधा स्पून, आधा आधा स्पून आप रोटी के अंदर डाल के दे दो। जब परांठी बनती है, फुल्का बनता है, उसके अंदर थोड़ा सा डाल के दे दो। ठीक है। वो जब चपाती बनेगी तो वो दिखेगा तो है नहीं, और लेकिन बच्चे के अंदर चला गया, तो किसी ना किसी रूप में तो वो जाना चाहिए। ठीक है। और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा बीमार हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर खांसी जुकाम बुखार उसको लग ही गया है, उसका इम्यूनिटी डाउन है और उसको ये प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे आप अपने घर के अंदर हमेशा, मतलब जब बीमार हो जाए तब नहीं सोचना कि मेरे को लेके आना है। हमेशा आपके घर के अंदर एक लीवर सिरप होना चाहिए। वो लिवस्टे या फॉक्सीलिव कुछ भी हो सकता है। फॉक्सीलिव भी दे सकते हैं आप, मतलब 3-4 साल के बच्चे के बाद आप दे सकते हैं। फॉक्सीलिव दीजिए, फीवर केयर और मल्टीविटामिन सिरप, ये 3 चीजें आपके घर में हमेशा होनी चाहिए। मतलब ये तब नहीं लेनी जब बच्चा बीमार हो जाए, इसके उसके पहले होनी चाहिए। क्योंकि हम सबके घरों के अंदर कॉम्बीफ्लेम और पैरासीटामोल पड़ी होती है। वो हम तब तो नहीं लेके आते कि जब बुखार होगा तब लेकर आएंगे। जनरली लोगों के घर में पहले पड़ी होती है। ठीक है। तो ये भी सेम वे आपके बच्चों के लिए है। तो ये 3 दवाइयां आपके घर में हमेशा होनी चाहिए। तो जब आपको लगे, क्योंकि इसकी मैं खासियत बता देती हूँ, इसके अंदर ना पैरासीटामोल नहीं है, मतलब ये टेम्परेचर को नहीं डाउन करेगी,
ये क्या करती है, जब तीनों को आप एक कॉम्बिनेशन में देते हो, उसके जो एंटीबॉडीज बन रहे थे ना फाइट करने के लिए शरीर को, वो उसको और फास्ट कर देगी प्रोसेस को। तो ऐसा नहीं होगा जैसे ही इसको लोगे, जैसा पैरासिटामोल लेते हैं तो आधे घंटे के अंदर बुखार उतर जाता है, ऐसा नहीं होगा। बट ये उसके शरीर को एक्टिव कर देगी, उसको और ज्यादा हीलिंग प्रोसेस में ले जाएगी। तो जब वो हील करेगा तो अपने आप ही हो सकता है वो 24 घंटे के अंदर, 18 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर ठीक हो जाए। मतलब आपका बच्चा अगले दिन स्कूल जा सकता है। इतना मैं कहना चाहूंगी, बच्चे की इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाती है। अब बच्चा बीमार कितनी बार पड़े, साल में 4 बार बीमार पड़ता है तो नॉर्मल है। बीमार पड़ने पे मैक्सिमम 3 दिन में ठीक हो जाए तो नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चे हर महीने बीमार पड़ रहे हैं और एक बार बीमार हो गए तो 10-10 दिन ठीक नहीं हो रहे, वो एबनॉर्मल है। वहां पे आपको सोचने की जरूरत है अब मुझे क्या करना है। अगर आपके बच्चे केवल 4 मैक्सिमम 5 बार साल के अंदर बीमार होते हैं और 3 दिन से पहले ठीक हो जाते हैं, तो आपको और कुछ नहीं करना, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। केवल आपको सिर्फ घर के अंदर पानी का इस्तेमाल करना है, जो मैग्नेटिक वाटर है, और इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत। एक और बीमारी के बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जो कि बहुत कॉमन है और बच्चों के अंदर बहुत बढ़ती जा रही है। मैं देखती हूँ जब मैं कभी बाहर जाती हूँ या मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैंने एक चीज नोटिस की है, आजकल के बच्चे थोड़े प्लम्पी प्लम्पी से हैं, मोटे मोटे से हैं। तो अब लगता क्या है कि क्यूटी पाई लग रहे हैं, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी से हमें ध्यान देना होगा। अगर उनका वजन उनकी हाइट और एज से ज्यादा है तो कल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कल इतनी ही दूर है कि वहां पे उनको डायबिटीज बन सकती है। 14-15 साल के जब वो पहुंचेंगे तो शुगर का प्रॉब्लम बन सकता है। और ये मैं आपको रिसर्च से बता रही हूँ, मेरे बहुत बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर, और मैं उसी के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये बात बता रही हूँ। जिन लोगों के बच्चे छोटी उम्र से ही थोड़े से मोटे हैं, अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा वजन भी ज्यादा है और हाइट के हिसाब से वजन ज्यादा है, उनको 80% चांसेस है कि उनको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब बच्चों को शुगर डिटेक्ट होती है तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं। वहां तक पहुंचने से पहले आपको क्या करना है, आपको पहले स्टेप्स लेने हैं। अगर आपका बच्चा पहले से ही थोड़ा ओबीज है, थोड़ा मोटा है, तो आपको वहां पे सबसे पहले तो उसके डाइट को मॉनिटर करना है। देखो, बच्चों को कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओ। मेरे पास जो केसेस आते हैं तो ऐसे होते थे, खांसी जुकाम बुखार है, बच्चे की आइसक्रीम छुड़ा दी। अब बताओ, अभी यही तो उम्र है खाने की आइसक्रीम, और उसको सूट नहीं करती तो पेरेंट्स भी क्या करें, जैसी आइसक्रीम खाएंगे तो बीमार हो जाते हैं। तो जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मेरा क्या फोकस होता है, इसकी इम्यूनिटी बूस्ट कर दूं ताकि ये आइसक्रीम खा सके, और मैं मना नहीं करती हूँ। तो जब पहली बार आए, 1 महीने का ट्रीटमेंट चला, उसमें सिर्फ बंद है, अगले महीने से आइसक्रीम शुरू हो जाएगी। अगले महीने से जो भी वो खाना चाहता है बाहर का, वो शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को टेस्ट करना है ये सब कुछ खाते हुए भी, क्या आप हेल्दी हो, क्या आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रख पा रहे हो। और ये होता है एक्चुअल ट्रीटमेंट। अदरवाइज क्या होता है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, वो बहुत कुछ उड़ा देते हैं। भाई छोड़ के तो सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा, मत खाओ, फिर तो हम ठीक ही हैं। अगर सब कुछ खा के भी अपने आप को हम हेल्दी रख पाए, फिर ही तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, फिर ही तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो आपको क्या करना है, उनको ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्ट कर देना है। अगर बच्चे आपको लग रहा है कि वेट ज्यादा है, वहां पे आपको सब कुछ मॉनिटर करके शेड्यूल करना है। डेज फिक्स कर देने हैं कि किस दिन आपको क्या खाना है। बच्चे को पहले पता होगा कि मेरे को मिलेंगे चिप्स, मेरे को मिलेगी मैगी, मेरे को मिलेगी चॉकलेट, बट मिलेगी मेरे को इस दिन। तो आपने डेज फिक्स कर दिया कि इस दिन मेरे को ये मिलेगा, इस दिन मेरे को ये मिलेगा। या आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर कोई रिवॉर्ड सिस्टम रख सकते हो कि अच्छा, अगर जिस दिन तुम्हारे इतने मार्क्स आएंगे उस दिन मिलेगा, या जिस दिन तुम इतने बजे ये करोगे तब मिलेगा। उसमें क्या है, बच्चा थोड़ा सा डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है, आपको भी लाइफ इजी हो जाएगी, और उसको भी वो चीजें मिल रही हैं जो वो खाना तो चाहता है, बट आप उसको लिमिट में देना चाहते हो। मेजरली प्रॉब्लम जो मैंने काफी घरों के अंदर देखी है वो ये हो जाती है कि पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि कुछ नहीं देना, और ग्रैंड पेरेंट्स दिला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बैलेंस नहीं रहता। तो आप अगर एक घर के अंदर रहते हैं और आप एक बड़ा सा चार्ट लगा के रख दो अपने घर के अंदर, और वहां पे लिख दो कि कौन सा डे है उसका कौन सी चीज के लिए, लाएंगे ग्रैंड पेरेंट्स ही, क्योंकि देखो प्यार होता है और वो ये सब कुछ करना चाहते हैं। बट उनके लिए भी इजी हो जाएगा और बच्चे के लिए भी इजी हो जाएगा। तो सब कुछ अगर हम डिसिप्लिन में करें तो लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी सबकी।
और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो बच्चे का हम इतना ध्यान देते हैं, इतना ध्यान देते हैं कि उसको सबसे बेस्ट वाले कपड़े दिलाते हैं, उसको सबसे अच्छे वाले स्कूल में, जब स्कूल सिलेक्ट करना होता है तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग 20-20 स्कूलों में विजिट करते हैं कि सबसे अच्छी बेस्ट एजुकेशन हम देना चाहते हैं, ठीक है, हम बेस्ट हेल्थ देना चाहते हैं, पर वो हेल्थ की चॉइस जो है कई बार हम गलत कर जाते हैं। तो वहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, जो उसके लिए बेस्ट है, जो उसको खराब नहीं करे, हमें चूज वो करना है, ठीक है, क्योंकि अभी फैसला आपके हाथ है। और अगर आपने लगातार एलोपैथी, एंटीबायोटिक्स, सप्रेसेंट्स और बार बार पैरासिटामोल और ये सब देते रहे, तो मेजरली प्रॉब्लम क्या आएगी, जब वो उस उम्र में पहुंचेगा, जब उसको समझ आएगी, उसकी बीमारी उसके हाथ से बाहर जा चुकी होगी। क्योंकि मैंने देखा है जिन बच्चों को स्किन की प्रॉब्लम बचपन के अंदर बहुत रही, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम 4-5-6 साल के बाद बन जाती है, क्योंकि स्किन को हमने सप्रेस कर दिया, इरप्शंस को सप्रेस कर दिया, उसके बाद अस्थमा की प्रॉब्लम बन जाएगी। जिनको बचपन में सांस की प्रॉब्लम रही, जिनको बार बार खांसी जुकाम लगता था और उसको सप्रेस करते रहे, उनको बाद में या तो सोरियासिस बन जाता है या जॉइंट पेन्स बन जाते हैं। तो उनको वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बाद में ये प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो हमें समझना है कि हम कौन सी एक्शन ले रहे हैं, एटलीस्ट 15 साल तक, बच्चे के 15 साल तक हम कौन सी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हर उस एक्शन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद जब वो 15-20-18 साल का हो जाता है, तो वो अपने एक्शंस खुद चूज कर सकते हैं, अगर आपने उस डिसिप्लिन को बना के रखा अपने घर के अंदर। तो ये दो बीमारियां थी जिनके ऊपर मैं मेजरली बात करना चाहती थी। और यहाँ पे आपको फोकस ज्यादा दवाइयों पे नहीं करना है, उनकी इम्यूनिटी पे करना है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मेजरली जो हेल्प करती है वो मैग्नेटिक वाटर करता है, न्यूट्रीमैक्स जो कि न्यूट्रिशन है। अगर न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो वो खुद ही बना सकता है अपनी एंटीबॉडीज, बाहर से आप कहीं से नहीं डाल सकते। केवल एक ही समय है, जो पहला दूध है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, उसके बाद किसी चीज में से एंटीबॉडी शरीर के अंदर नहीं डाली जा सकती। जो वैक्सीन भी है वो भी एंटीजन होता है, वो एंटीबॉडीज नहीं होती, समझना इस बात को। जो वैक्सीन भी हम बच्चों को लगाते हैं, वो केवल क्या करता है, आर्टिफिशियली आपके अंदर बीमारी डालता है ताकि आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाए। तो जब इंजेक्शन लगा के आते हैं तो बुखार होता है बच्चे को, तो बुखार का इंजेक्शन ही लगवा के आए ना हम, तो बुखार ठीक करने का होना चाहिए था। बेसिकली हमने क्या किया, आर्टिफिशियली बीमारी पहले डलवा ली डॉक्टर से, अब हमारी बॉडी तैयार करेगी एंटीबॉडी, जब असल में आएगी तो उसके साथ फाइट कर सकती है। तो मुझे बताओ इस प्रोसेस में सब में जाने की जरूरत क्या है। हर तीसरे महीने में बच्चे के वैक्सीन लगते हैं। मेरा तो मन अंदर से बहुत होता है, मैंने अपने बच्चों के नहीं लगवाए, क्योंकि मेरे से नहीं देखा जाता है ऐसे फालतू में बुखार देना बच्चे को। उसकी इम्यूनिटी बूस्ट कर दो। जो हम क्या करें, वैक्सीन लगवा के आर्टिफिशियली बीमारी डाल रहे हैं और एंटीबॉडीज बनवा रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। तो उसकी पहले ही इम्यूनिटी बूस्ट कर दो कि वो अपने आप ही एंटीबॉडीज बनाता रहे, तो जब जिस दिन असली वाली आएगी वो फाइट कर ही लेगा। तो फोकस क्या होना चाहिए हमारा, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के ऊपर। तो अगर हम ये कुछ स्टेप्स लेते हैं तो 100% है कि आप लोग परेशान नहीं होंगे उस फेज में जहां पे सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और कुछ 2-4 अनाउंसमेंट्स है तो वो मैं सर की तरफ से करना चाहती हूँ। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जो लोग मॉर्निंग मिरेकल क्लब में आना चाहते हैं अपने वेट लॉस के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपने जो भी आपके हेल्थ या डिजीज का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, तो आप मॉर्निंग मिरेकल क्लब में एंटर कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको लिंक अभी डाल देती हूँ चैट बॉक्स के अंदर, एक सेकेंड। दूसरा अनाउंसमेंट है कि जो लोग पंजाब चंडीगढ़ के आसपास के लोग हैं, उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली 11 फेब का यानी कि परसों का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम किसी भी हालत में मिस ना करें। एक सेकेंड। चल, हाँ जी, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, जो पूछना चाहते हो आप मैसेज में डाल दो, इसमें मैं कर दूंगी रिप्लाई।
ये 8th डे का रजिस्ट्रेशन है। 7 दिन हो गए हैं हमें मॉर्निंग मिरेकल क्लब के शुरुआत किया हुआ है इस ग्रुप के साथ। और आप अगर एंटर करना चाहते हैं तो आप इस लिंक के ऊपर जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और आपको उस क्लब के अंदर एंटर कर दिया जाएगा। आपका जो भी चैलेंज है उसको अचीव कराने में हेल्प किया जाएगा। ओके, तो आप क्वेश्चन इधर ही टाइप कर दीजिए। ओके, अभी शंभुनाथ जी बता रहे हैं कि आगरा में 1 साल के बच्चे को शुगर हो गया। बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन, डायबिटीज सबसे कॉमन हो गया है। चलो, अच्छा, दूसरा अनाउंसमेंट जो मैं बता रही थी, जो लोग पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू के आसपास के लोग हैं वो केवल बहुत ध्यान दें। 11 फेब यानी कि परसों हमारा बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है लुधियाना के अंदर, जहां की आप देख पाएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो लोग हैं ये आपको लाइव वहां देखने को मिलेंगे। इन लोगों ने इस तरह से हेल्थ की नॉलेज लेते लेते बहुत सारे लोगों को ठीक किया, और उनको ठीक करने के बाद कैसे वो सम्मानित किए जाते हैं, कैसे उनकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनकी नॉलेज को और उनके अचीवमेंट्स को रिकॉग्निशन मिलती है एक स्टेज के ऊपर जाके। और ये किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता। एक डॉक्टर कितना भी पेशेंट्स को ठीक कर दे, क्या उसको कभी कहीं से रिकॉग्निशन मिलता है? हाँ, उसको तालियां नहीं मिलती। उसको ये मिल सकता है कि एक बार पेशेंट आके बोल देता है कि मैं ठीक हो गया, आपका धन्यवाद। ये मिल सकता है, वो भी उनसे जो कि अच्छे से पेशेंट ठीक कर रहे हैं। और आम पर्सन को तो कहीं से तालियां धन्यवाद मिलता ही नहीं है, वो चाहे कुछ भी करे। बट अगर आप क्रेव करते हो, आप चाहते हो कि आपके लिए कोई तालियां बजाए और आपका कोई सम्मान करे, तो ये ऑप्शन है आपके लिए। पर अगर मिस करना चाहते हो तो वो भी आपके ऊपर ही है। मैं चाहती हूँ कि आप मिस ना करें। एक बार माहौल देखें आकर, कि केवल लोगों को इस वेबिनार तक लेके आने में, केवल लोगों की हेल्थ को बढ़िया करने में, केवल लोगों की जिंदगी को बढ़िया करने के लिए अगर मैंने कोई कदम उठाया और मुझे साथ के साथ उसके लिए सम्मानित कर दिया गया, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या होगा। और ये आप लाइव देख सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो लोग भी पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल, इवन हरियाणा के आसपास के एरियाज को बिलोंग करते हैं, आप मिस ना करें। अगर आप तक अभी भी टिकट नहीं पहुंची है तो आप एक बार, मैं नंबर बता देती हूँ, 9914045140, एक बार व्हाट्सएप कर दें कि आपको अगर टिकट चाहिए तो आपके लिए वो टिकट अवेलेबल हो सकती है। अगर आप इनको इस नंबर के ऊपर मैसेज करते हैं कि आपको चाहिए उस इवेंट के लिए एंट्री, तो आप 100% यहाँ पे जाके उसकी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड इवेंट है और ऑलरेडी हाउसफुल हो चुका है। बट अगर आप इस नंबर पे रिक्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है सर आपके लिए थोड़ा सा प्रोविजन बना दें। ओके, चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। 2-3 क्वेश्चंस हैं। ओके, नेहा मैम, आपको क्या करना है बेसिकली, उसके न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है। नर्व्स कमजोर हैं क्योंकि जो B12 वगैरह सब मिलना है वो नहीं मिलता है। बच्चा जब छोटा होता है तब से उसको फ्रूट की आदत डालो, ठीक है? और नहीं खा रहा है तो न्यूट्रीमैक्स दे दो, उसको आराम हो जाएगा। मेडिसिन की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको हम परमानेंट ठीक कर चुके हैं, चाहे उनकी 2 साल से 10 साल से दवाई चलती हो। 20 मंथ के बच्चे को भी दे सकते हैं न्यूट्रीमैक्स। आप थोड़ा सा कम डोज दे दीजिए, दे सकते हैं। प्रोटीन के लिए मैंने बताया, न्यूट्रीमैक्स प्रोटीन है, उसके अंदर जो RDA चाहिए बच्चे के लिए, प्रोटीन उसमें पूरा है। उसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिशंस जो हैं 100% RDA में है। तो जितने मिनरल्स चाहिए, जितने विटामिन चाहिए और जितने प्रोटीन चाहिए, वो सारा कुछ पूरा है जो कि हमें एक दिन के अंदर चाहिए। अगर आपका बच्चा वेजिटेबल्स नहीं खाता है, रोटी नहीं खाता है, केवल जंक चीजें खाता है, तो उसको न्यूट्रीमैक्स स्टार्ट कर दीजिए। जब उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, उसकी हेल्थ इंप्रूव करने लगेगी, तो आप देखिएगा आपका बच्चा खुद से रोटी खाने लगेगा। बच्चों को जंक खाने का मन तभी करता है जब उनके शरीर के अंदर कमजोरी होती है। तो वहां पे आपको ये नहीं बोलना है कि वो इसलिए खा रहा है। आपको उसको इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, उसकी डेफिशिएंसी को दूर करना है, तो वो अपने आप घर की रोटी खाना शुरू कर देगा। बाकी आपके माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे घरों के अंदर देखा है जहां बच्चे को अलग से बिठा के पहले खाना खिला दिया जाता है और बाकी के सब बाद में खाते हैं। बच्चे के लिए अलग से खाना बनता है, उसको खिला देते हैं और उसके बाद फिर बाद में खाते हैं। तो उसका मैं आपको एक साइड इफेक्ट बताती हूँ। जब तक वो आपके चम्मच से खाना खाना खा रहा है, तब तक तो वो खा लेगा।
लेकिन जब वो अपने आप चम्मच उठा के खाना खाना चाहेगा तो वो नखरे करता है, वो नहीं खाता, क्योंकि आपने उसको हमेशा अकेले में खाना खिलाया, उसको ये नहीं पता कि बाकी सब लोग क्या खा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो खेलने में बिजी हो जाता है। मैंने शुरू से क्या प्रैक्टिस रखी है, और जिन घरों में ये होता है, अपने बच्चे को साथ में बैठ के खाना खिलाएं जब पूरा परिवार खा रहा है। उसमें क्या होता है, बच्चे को पता चलता है सब लोग रोटी भी खा रहे हैं, सब लोग सब्जी भी खा रहे हैं, सब लोग दही भी खा रहे हैं, सब लोग सैलेड भी खा रहे हैं। तो उसने देखा, क्योंकि बच्चा सिर्फ केवल बड़ों को देखता है, उसको आप कुछ समझा सिखा नहीं सकते, वो केवल बड़ों को देखता है। तो जब वो देखेगा कि सब लोग रोटी खा रहे हैं और आप एक एक बाइट उसके मुंह में डालते जा रहे हो, तो बच्चा सीख जाता है, वो कभी रोटी को मना नहीं करता। जिनको प्रॉब्लम आती है कि मेरा बच्चा जी सब्जी नहीं ये सब्जी नहीं खाता, या ये रोटी नहीं खाता, या वो नखरा करता है, उसका मेजर कारण है कि आपने उसको सबके साथ बिठा के खाना नहीं खिलाया है। एक बार ट्राई करके देखो, अगर छोटा है तो वो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएगा, अगर बड़ा है तो मेरे साथ कंसल्टेशन में ले आओ, मैं ठीक कर दूंगी उसे। क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी टेक्निक्स है, मैं बच्चों को कैसे खाना खिलाना है, कैसे उनको ये सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, वो सब जानती हूँ। तो अगर आपको लगता है तो आप इसी नंबर के ऊपर 9914045140 पे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैसेज डाल दीजिए तो आपको स्लॉट मिल जाएगा, और आप अपने बच्चे के साथ बैठ के कंसल्टेशन कराओ, बच्चे को सामने लेके बैठना, टेंशन मत लो, उसको ठीक कर देंगे। ठीक है जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन है आपका? चलिए करते हैं वाइंड अप। और जिन लोगों का अभी कुछ जिनको जाना है लुधियाना और उन तक टिकट नहीं पहुंची है, एक बार इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, जिनके पास मेरा नंबर है मुझसे भी कर सकते हैं, या आपके जिस भी लीडर ने यहाँ पे आपको बुलाया है उनसे भी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से तैयारी कीजिए, और अभी जो अगले 2 घंटे हैं हम केवल और केवल इसी के ऊपर करने वाले हैं। तो जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, आपके साथ एक बार डिस्कशन होगा, तो प्लीज अगर आप अवेलेबल हैं तो एक बार सर से कांटेक्ट कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।